Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are all doing well. If you are new to this channel, then do subscribe it to get all the notifications of my videos. I'll try my level best to give you all the information through my videos, so please stay connected with it. So let's start our unit 1, that is Introduction Translation. So this video is for all the students who are in semester 3 right now and who has this subject English Translation, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस यूनिट 1 को, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन ट्रांसलेशन। तो पहले हम टॉपिक को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है एंड देन वी विल अंडरस्टैंड ये पूरा यूनिट, ठीक है। सो ट्रांसलेशन, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ट्रांसलेशन क्या है। हम हमेशा बोलते हैं, मान लो कोई हिंदी का सेंटेंस है, राइट, और हमें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हमने उस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन उसका जो मीनिंग था वो तो चेंज नहीं हुआ। हमने क्या चेंज किया, ट्रांसलेट करके उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, हिंदी टू इंग्लिश में कर दिया, लेकिन उसका जो मीनिंग था वो वही रहा, सेम टू सेम, राइट। तो चलिए अब हम इसका जो बुक में है वो देखते हैं क्या है। अ ट्रांसलेशन इज रेंडिंग ऑफ द सेम आइडियाज़ इन अ डिफरेंट लैंग्वेज फ्रॉम द ओरिजिनल। ओके, तो ट्रांसलेशन क्या है, सेम आइडिया, जो भी सेम चीज़ है, जो मीनिंग थी उसकी रियल वो सेम ही रही, लेकिन क्या हुआ, बस वो ट्रांसफ़र हो गया वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। जो रियल था, जो ओरिजिनल मीनिंग था उसका, वो लैंग्वेज के थ्रू चेंज हो गया, तो हमने उसको क्या बोला कि वो ट्रांसलेट हो गया, राइट। चलिए अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ट्रांसलेशन इज़ एन ओरिजिनल कन्वे और टू कैरी अक्रॉस अ मैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। कि ट्रांसलेशन क्या है, एक ओरिजिनल कन्वे है जो कि क्या करती है, कैरी अक्रॉस करते हैं, यानी ट्रांसफ़र करती है। अ मैसेज, एक मैसेज को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, की मीनिंग सब कुछ सेम था, लेकिन हमने हिंदी टू इंग्लिश कर दिया, यानी एक लैंग्वेज से वो दूसरी लैंग्वेज में चेंज हो गया, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो ट्रांसलेट हो गया। थर्ड पॉइंट, ट्रांसलेशन इज़ अ प्राइमरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच एन आइडिया इज़ कन्वेड इन ओरिजिनल लैंग्वेज फ्रॉम अनदर लैंग्वेज। कि ट्रांसलेशन क्या है, प्राइमरली प्रोसेस है, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको हम टॉप पे रखते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। कभी भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें ट्रांसलेटर की, ताकि हम एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ सके। और जो ट्रांसलेटर होता है वो क्या करता है, हमारी जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है उसको वो दूसरे लैंग्वेज में चेंज करके फिर समझाता है कि क्या बात है, क्या एक्चुअल बात है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन जो है वो एक प्राइमरली प्रोसेस है, एक कम्युनिकेशन का, बातचीत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द वर्ड ट्रांसलेशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन टर्म विच मीन्स टू ब्रिंग और कैरी अक्रॉस। कि ये जो वर्ड है ट्रांसलेशन, ये कहाँ से आया, ये एक लैटिन टर्म है, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है किसी चीज़ को लाना या फिर कैरी अक्रॉस करना, यानी ट्रांसफ़र करना वन टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट है, द नीड फॉर ट्रांसलेशन बिकेम ग्रेटर विद द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट एंड स्पिरिचुअल थ्योरीज। कि ट्रांसलेशन की ज़रूरत अब बढ़ती जा रही है, क्यों, किस लिए, जो रिलीजियस टेक्स्ट है, हमारे स्पिरिचुअल थ्योरीज है, उनमें जो बदलाव आ रहे हैं, उनमें जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, क्योंकि एवरीबडी डू नॉट नो इंग्लिश लैंग्वेज, और या फिर किसी को हमारी लैंग्वेज नहीं आती है तो हमें उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि जो रिलीजियस चीज़ें होती है उसमें कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं जो कि समझ नहीं आते हैं, तो हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज़ क्वाइट सिमिलर टू कम्युनिकेशन साइकिल। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, मैच करता है किससे, कम्युनिकेशन साइकिल से। अभी कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने बनाया हुआ है सेंडर, फिर एक मैसेज गया सेंडर के थ्रू किसके पास, रिसीवर के पास, ठीक है। अब देखिए, एक मैसेज है जो कि सेंडर ने रिसीवर को दिया, यानी एक आदमी ने एक मैसेज भेजा उसको अपनी भाषा में, और फिर जो रिसीवर ने रिसीव किया उसको क्या समझ आया, उसने फिर फीडबैक दिया किसको, सेंडर को, कि उसको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्या बात समझ में आई, क्या बात नहीं समझ आई, उन सबको उसने फीडबैक किया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसलेशन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैन अ कम्युनिकेशन। अब इसका मतलब है कि ट्रांसलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों,
क्योंकि देखो अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो एक दूसरे से हम सेम ही लैंग्वेज में, या तो हम हिंदी में बात करते हैं कम्युनिकेट, या तो हम इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा मुश्किल है कम्युनिकेशन से, क्योंकि उसमें हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा जो हमारी खुद की लैंग्वेज है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसके बाद हम बात कर सकते हैं, उसके बाद हम अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो कम्युनिकेशन है उसमें तो हम सेम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, और ट्रांसलेट करते वक्त हमें किसी और लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए ट्रांसलेशन थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन बाय जेसी कैटफोर्ड। अब जेसी कैटफोर्ड कौन है? क्योंकि हमारे बहुत सारे ट्रांसलेशन स्कॉलर्स होते हैं जो विद्वान होते हैं ट्रांसलेशन में, उनमें से एक है जेसी कैटफोर्ड जो कि खुद भी एक स्कॉलर है, और उनका कुछ विचार है, क्योंकि उनके खुद के कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ विचार होते हैं। तो इनके क्या विचार हैं ट्रांसलेशन को लेके, चलिए देखते हैं। ट्रांसलेशन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्सचुअल मटीरियल इन वन लैंग्वेज एसएल बाय इक्विवेलेंट टेक्सचुअल मटीरियल इन अनदर लैंग्वेज। अब इनका क्या कहना है कि ट्रांसलेशन सिर्फ ऐसी चीज़ है जो कि टेक्सचुअल मटीरियल वन लैंग्वेज से उन्होंने इक्विवेलेंट लैंग्वेज टेक्सचुअल में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे एसएल और टीएल को समझना है आपको कि एसएल जो है यानी सोर्स लैंग्वेज जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, और टीएल जो है वो टारगेटेड लैंग्वेज है यानी जो ट्रांसलेट होती है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, यू विल अंडरस्टैंड बेटर, राइट। तो सोर्स लैंग्वेज जो ओरिजिनल है, यानी हम हिंदी लैंग्वेज को ले लेते हैं, हिंदी लैंग्वेज ओरिजिनल है और हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो हमारी टारगेटेड लैंग्वेज हो जाएगी, राइट। हिंदी सोर्स लैंग्वेज और टारगेटेड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हो जाएगी, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। सोर्स लैंग्वेज जो रियल है और टारगेटेड लैंग्वेज जो कन्वर्ट होगी, जो ट्रांसलेट होगी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन। दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है, कि ट्रांसलेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। फर्स्ट, देयर इज़ नो क्वेश्चन दैट इंग्लिश इज़ अ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि इंग्लिश हर जगह बोली जाती है, राइट। पीपल हु स्पीक इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, this would mean that most people would actually respond better if they were spoken to in their native language. इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को सेकेंड रखते हैं, ठीक है, उनकी जो खुद की लैंग्वेज है वो तो फर्स्ट होगी, राइट। जैसे हम हैं, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, और सेकेंड को हम इंग्लिश लेके चलते हैं, सेकेंड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। अब इसका मतलब ये है कि जो हम इंग्लिश को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मान के चलो सपोज़ करो कि हम अगर इंटरव्यू के लिए जाएं बाहर, तो हमें इंग्लिश में इंटरव्यू देना होता है। इंग्लिश की जगह अगर हम हिंदी में इंटरव्यू दें तो हमारा जो परफॉर्मेंस होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। नेक्स्ट, नॉट एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश। इंग्लिश इज़ वेरी कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज, बट देयर आर स्टिल सम पीपल आउट देयर हु डोंट स्पीक द लैंग्वेज। अब इसमें हम ट्रांसलेशन के इम्पॉर्टेंस देख रहे हैं कि क्या क्या महत्व हैं। तो पहला क्या है कि अगर हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते, राइट। सेकंड है क्योंकि हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज नो बडी नोज़ इंग्लिश, नॉट एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश, राइट। हर कोई इंसान इंग्लिश नहीं बोलता, उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमनली लैंग्वेज है। पर फिर भी अभी भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो कि इंग्लिश नहीं बोल पाते, राइट। थर्ड पॉइंट, ट्रांसलेशन एनेबल्स द ग्लोबल इकोनॉमी। अब ट्रांसलेशन जो है वो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, हेल्प कर रही है ग्रो होने में, ट्रांसलेशन की वजह से ही। क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और किसी देश के साथ, राइट। क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो हमें दूसरे देशों से कनेक्ट होना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल आर एडवांसिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग भी करते हैं लोग, टूरिस्ट भी आते हैं, तो ये हमारी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। ज्योग्राफी इज़ नो लॉन्गर एन इशू व्हेन इट कम्स टू डूइंग बिजनेस ओवरसीज़। और हमारे जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं ये सारी खुलती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये कम्युनिकेट करने के लिए हमारी हेल्प करता है, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, राइट।
नेक्स्ट द ओनली गैप वुड बी द लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि सब कुछ क्लियर हो जाता है, अब हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे तो क्या समझेंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, हम उससे क्या बात करना चाह रहे हैं, वो क्या बात करना चाह रहा है। तो यहाँ पे एक बैरियर हो जाता है, लैंग्वेज बैरियर, कि हम क्या कहें क्या समझे, कुछ समझ नहीं आता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। These mega businesses need high quality translation in order to communicate effectively to grow their business, क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी बिजनेसेस होती हैं, उनमें हाई क्वालिटी ट्रांसलेशन चाहिए ही चाहिए ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके। नेक्स्ट, enables the spread of ideas and information, हम ट्रांसलेशन के थ्रू अपनी आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेट करेंगे तो कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक दूसरे से बात कर पाएंगे, और जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो शेयर करेंगे तो वो स्प्रेड होगा, और जो हम करना चाह रहे हैं बिजनेस वगैरह, उसमें हेल्प होगी, हमारी ग्रोथ होगी, राइट। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन इज़ नेसेसरी फॉर द स्प्रेडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड आइडियाज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। चलिए, ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है, किस लिए? इन्फॉर्मेशन, हमारे नॉलेज के लिए, आइडियाज़ के लिए, उस पूरी दुनिया में। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन फॉर ट्रैवल एंड टूरिज़्म। अब देखिए किस लिए ज़रूरी है ट्रांसलेशन? ट्रैवलिंग के लिए, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो फिर लैंग्वेज का तो बैरियर होता ही है, क्योंकि कहीं और जा रहे हैं तो उनकी कोई और लैंग्वेज होगी, राइट। तो हमें ट्रांसलेशन चाहिए ही चाहिए, ट्रांसलेट करना ही है, ठीक है। एंड टूरिज़्म, क्योंकि बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे भी टूरिस्ट होंगे, तो उनसे भी हमें कम्युनिकेट करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसलेशन हैज़ हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज़्म। ओके, तो अब हम चलते हैं इस यूनिट के थर्ड टॉपिक पे, जो कि है नेचर ऑफ ट्रांसलेशन। की ट्रांसलेशन का जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, उसकी प्रकृति जो है वो कैसी होनी चाहिए। मतलब जब भी हम किसी चीज़ का, किसी डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उस वक्त हमें किन किन बातों को ध्यान में रख के उसका ट्रांसलेट करना है, राइट। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रांसलेशन इज़ एन इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस। कि ट्रांसलेशन जो है वो कैसा प्रोसेस है? इंटरप्रिटेटिव, यानी हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना, छोटी छोटी चीज़ को क्लियर करना, उसकी व्याख्या करना, ताकि जो सुन रहा है, यानी जो ऑडियंस है, जो उस ट्रांसलेशन को सुन रहे हैं, उनको हर चीज़ क्लियर हो और अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट, द नेचर ऑफ ट्रांसलेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट। कि जो नेचर है ट्रांसलेशन का वो किस पे डिपेंड है? वो डॉक्यूमेंट पे डिपेंड है जो कि ट्रांसलेट होगा, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट होगा उसके ऊपर उसका सारा नेचर डिपेंड है। ओके, सो नेक्स्ट, ट्रांसलेशन ऑफ अ टेक्निकल और प्रमोशनल डॉक्यूमेंट इज़ ईजियर एंड रिक्वायर्स लेस स्किल एंड एक्सपर्टीज़। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ट्रांसलेट करेंगे किसी भी टेक्निकल और प्रमोशनल डॉक्यूमेंट का, यानी जो कि ऑनलाइन है, जो कि सारे रिकॉर्ड्स पहले से ही हैं, उसमें अगर हम उसका ट्रांसलेट करें तो वो बहुत इजी है, उसमें हमें स्किलफुल या फिर एक्सपर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ट्रांसलेशन होगा टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर का, उसमें हमें एडिटिंग खुद से करनी पड़ेगी, जो भी चेंजेस है वो लाने पड़ेंगे, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो वर्ड का हो, चाहे जो भी ग्रामेटिकली हो, चाहे वोकैबुलरी हो। तो इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, किससे? टेक्निकली डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने से ज़्यादा मुश्किल है क्या? टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर को ट्रांसलेट करना, राइट। नेक्स्ट, द वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर वुड मैच विद द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट, द सोर्स लैंग्वेज एंड द टारगेट ऑडियंस। अब जो भी वोकैबुलरी है, जो भी ग्रामेटिकल रूल्स हैं, उनको सबको फॉलो करना है, वो सारे सही होने चाहिए, और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो भी ठीक ठीक होना चाहिए, जो कि डॉक्यूमेंट से मैच करे, राइट। और जो भी सोर्स लैंग्वेज है और जो भी टारगेटेड लैंग्वेज है वो भी ऑडियंस को समझ में आए कि सोर्स लैंग्वेज क्या है। एज वी नो, हमें पता है क्या है सोर्स लैंग्वेज, जो हमारी रियल लैंग्वेज है, और टारगेट लैंग्वेज जो ट्रांसलेट हो चुकी है, जो होने वाली है। Next, a successful translation satisfied the needs of the target audience। जो भी सक्सेसफुल ट्रांसलेशन होगी, यानी जो सबको अच्छे से समझ में आए, सबको क्लियर हो कि क्या ट्रांसलेट हुई बात, कौन सी बात का क्या मतलब हुआ, तो वो सारे ऑडियंस को अच्छी तरीके से सेटिस्फाई का मतलब अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, राइट। ओके, तो दिस इज़ द फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस यूनिट,
द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालेंस इन ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेशन में इक्वालेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है। इक्वालेंस का सिंपली मीनिंग है इक्वल यानी बराबर, ठीक है, बराबर होना। तो ये कैसे बराबर होगा, जब भी हम किसी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज करेंगे तो उसका जो हम चेंज करने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, ईडियम्स, वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, क्लॉजेस, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे सेम होने चाहिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बहुत सारे सिचुएशन में कि सेम नहीं हो पाते, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हम चेंज कर रहे हैं तो लैंग्वेज ही चेंज हो रही है, अब लैंग्वेज चेंज हो रही है तो वर्ड चेंज होता ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। इफ़ अ स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक यूनिट इन वन लैंग्वेज, अगर कोई भी एक लैंग्वेज कैरीज द सेम इंटेंडेड मीनिंग मैसेज एनकोडेड इन अ स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक मीडियम इन अनदर, अगर कोई एक लैंग्वेज जिसमें हम चेंज करने के बाद उसका जो मीनिंग है वही सेम रहता है, ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर दी हमने, मीनिंग सेम रहेगा, देन दीज टू यूनिट्स आर कंसिडर्ड टू बी इक्वालेंट, और मीनिंग तो सेम होगा ही, ठीक है, हमने तो सिर्फ लैंग्वेज चेंज करी है, ट्रांसलेट किया है, पर जो भी शब्द यूज़ करें अगर वो भी सेम हुए तो वो इक्वालेंट कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द डोमेन ऑफ इक्वालेंस कवर्स लिंग्विस्टिक यूनिट्स सच एज वर्ड्स, phrases, clauses, idioms and proverbs. So finding equivalence is the most problematic stage of translation. तो अगर हम देखें इक्वालेंट्स में जो भी इक्वालेंट के अगर देखें किसी भी ट्रांसलेशन को अगर हम बराबर पे देखें, ठीक है, कि अगर वो बराबर है या नहीं है, इक्वालेंट है या नहीं है, तो जो भी उसका कार्य क्षेत्र होगा, जो भी डोमेन होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें मेन है चेक करने के लिए कि ये बराबर है या नहीं है। तो उसमें हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वर्ड्स का, फ्रेजेस का, क्लॉज का, ईडियम्स का, प्रोवर्ब्स का, यानी जो भी शब्द हमने इस्तेमाल करे हैं वो बराबर हैं या नहीं हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक स्टेज है, यानी बहुत मुश्किल है कि जो ट्रांसलेशन है वो इक्वल है या नहीं है, चेक करें तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। ट्रांसलेशन इज़ एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स अ मैसेज इन वन लैंग्वेज नॉट फॉर सेम कोड यूनिट्स बट इन अनदर लैंग्वेज। ट्रांसलेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि जिसमें एक मैसेज इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और उसमें वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में वो मैसेज इन्वॉल्व हो रखा है और उसको हमें सेम कोड में दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना है। यानी सेम कोड का मतलब मीनिंग सेम रहेगा, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द रोल ऑफ ट्रांसलेटर इज़ टू रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट और मैसेज केयरफुली, recodify accurately and transmit the message meaningfully in another language. तो अब जो ट्रांसलेटर है यानी जो उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर रहा है उसका क्या क्या काम है, उसका काम है जो मैसेज है उसको केयरफुली रिकोडिफाई करना, यानी जब वो ट्रांसलेट करेगा तो बहुत ध्यान से उसको ट्रांसलेट करना है और मीनिंगफुली अच्छे से तैयार करके उस डॉक्यूमेंट को उसको समझाना है, किसको, जो भी ऑडियंस होंगे उन लोगों को। नेक्स्ट, इट्स डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट अ मैसेज इन वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज in an accurate way because there are a lot of different word meanings in different language. अब यहाँ पे ये बहुत डिफ़िकल्ट है चेंज करना, ट्रांसलेट करना एक मैसेज को किसी दूसरे लैंग्वेज में, और उसको ट्रांसलेट करने के बाद इक्वल रखना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वर्ड मीनिंग तो चेंज होंगे ही, क्योंकि अगर हम चेंज कर रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल बात है, अंडरस्टैंडिंग है ये तो, क्योंकि अगर हम किसी भी लैंग्वेज को चेंज कर रहे हैं दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग वर्ड मीनिंग मिलते हैं, तो वो इक्वल नहीं हो पाता, तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक और ट्रांसलेशन स्कॉलर हैं, कौन है वो है रोमन जैकबसन। तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। ही टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द इक्वालेंस इन मीटिंग अबाउट वर्ड्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। तो मीटिंग में इन्होंने, मीटिंग हुई होगी तो वहाँ पे उन्होंने इस प्रॉब्लम को पुट आउट किया होगा कि जब भी वो ट्रांसलेट करते हैं तो इक्वालेंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज यानी अलग अलग वर्ड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। He puts out that when one is trying to translate from source language and figures out that something is impossible to find an exact equivalent word or expression in the target language.
तो वो कहते हैं कि ही पॉइंट्स आउट दैट व्हेन जब भी कोई ट्राई करता है ट्रांसलेट करने का सोर्स लैंग्वेज और फिर ढूंढता है कि कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है ढूंढने के लिए एग्जैक्ट मीनिंग अगर मैच किया जाए तो नहीं मिलते कुछ कुछ वर्ड्स, तो यहाँ पे वो पॉइंट रखते हैं कि ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। Okay, so now let's move on to the fifth topic of this unit, that is source language and target language, जो कि हमने स्टार्टिंग में शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया था। जो SL है वो रियल कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट, ठीक है, और TL जो है वो टारगेट कंटेंट, जिसको हम टारगेट में रखेंगे कि किस लैंग्वेज में चेंज होगा वो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, द सोर्स लैंग्वेज इज द लैंग्वेज बीइंग ट्रांसलेटेड फ्रॉम, वाइल द टारगेट लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड रिसेप्टर लैंग्वेज। Next, translation is an activity in which at least two languages are involved. अब ट्रांसलेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें दो लैंग्वेज तो होने ही चाहिए, पहला जो कि रियल लैंग्वेज है, दूसरा जो वो चेंज होके ट्रांसलेट होने के बाद जो दूसरी लैंग्वेज होगी वो। नेक्स्ट, एज अ ट्रांसलेटर इट ट्रांसलेट्स वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। जो ट्रांसलेटर है वो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल टेक्स्ट और मैसेज नोन एज सोर्स लैंग्वेज, जो रियल होगा वो सोर्स लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट, ट्रांसलेटेड मैसेज टेक्स्ट नोन एज टारगेट लैंग्वेज, यानी जो रियल है वो सोर्स लैंग्वेज और जो ट्रांसलेट हो गई है वो क्या होगा, हमारा टारगेट लैंग्वेज। अच्छा, तो चलिए देखते हैं अब हमारा सिक्स्थ टॉपिक, दैट इज़ वेराइटीज़ इन लैंग्वेज। की लैंग्वेज में भी कितनी सारी वेराइटीज़ होती हैं, कितने अलग अलग तरह की लैंग्वेज होती हैं। द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज वेराइटीज़, इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर हाउ लेक्स डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश। कि इंग्लिश में जब भी कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसमें भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि उनको एक दूसरे से अलग बनाती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायलेक्ट। इसको हम हिंदी में उपभाषा भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं ये है क्या। फर्स्ट पॉइंट है इसका, अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज विच इज़ पेक्यूलियर टू अ स्पेसिफिक रीजन और सोशल ग्रुप। कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कुछ लोगों को थोड़ी अजीब लगती है लेकिन कुछ लोग आराम से बोल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि हमारे इंडिया में ही हम दो स्टेट के लोग ले लेते हैं, एक पंजाब से ले लो और दूसरा बंगाल से ले लो, ठीक है। तो जो बंगाली है उसको तो आती है अपनी लैंग्वेज, लेकिन अगर वो पंजाबी के सामने बोलेगा तो जो पंजाबी है उसको थोड़ी अजीब लगेगी। तो ये थोड़ी सी ऐसी लैंग्वेज है अजीब सी जो कि दूसरों को सुनने में अजीब लगती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज स्पोकन बाय अ स्मॉलर ग्रुप और यूज्ड बाय लेस पीपल। यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बहुत कम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अपने अपने रीजन में ही सारे अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं और अगर बाहर जाते हैं और फिर वही लैंग्वेज बोलते हैं तो वो दूसरे लोगों को अजीब लगती है, वो समझ नहीं पाते हैं। समवन्स एक्सेंट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर डायलेक्ट। और किसी किसी का बोलने का तरीका होता है, एक्सेंट होता है, वो उनके लैंग्वेज का ही पार्ट होता है। डायलेक्ट का मतलब वो भाषा, जो भी वो भाषा बोलते हैं उनके एक्सेंट में उनकी भाषा आ जाती है, ठीक है। समटाइम्स समवन्स एक्सेंट कैन शो वेयर दे आर फ्रॉम। कभी कभी हम किसी की बातों से उनका जो बोलने का तरीका होता है, उनका बोलने का जो टोन होता है, हम समझ जाते हैं कि वो कहाँ से है। बोलते हैं ना, हम पूछते भी कि तुम बिहार से हो क्या, तुम ऐसे बोलते हो, ठीक है। तो मतलब हम उनके एक्सेंट से समझ जाते हैं कि वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं हम पंजाबी को पहचान लेते हैं, कहीं कहीं हरियाणा से जो बिलोंग करते हैं उनको पहचान लेते हैं। तो ये सब उनकी एक्सेंट की वजह से होता है, जो भी वो बोलते हैं तो हम उनको गैस कर लेते हैं कि कहाँ से बिलोंग करते होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इडियोलेक्ट, और इससे पहले वाला था डायलेक्ट, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। एन इडियोलेक्ट इज़ द डायलेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन एट वन टाइम। ये एक भाषा है एक इंसान की। दिस टर्म इम्प्लाइज एन अवेयरनेस दैट नो two persons speak in exactly the same way and each person's dialect is constantly undergoing change। अब यहाँ पे दोनों जो भी पर्सन है, ठीक है, उनकी अपनी अपनी अलग अलग भाषा है, दोनों की अलग अलग भाषा है, दोनों एक जैसा नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी भाषा है। अ वेराइटी ऑफ अ लैंग्वेज दैट सिग्नल्स वेयर अ पर्सन कम्स फ्रॉम। और जो लैंग्वेज की जो वैरायटी है हमें बताती है कि जो भी इंसान है वो कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है।
पंजाब से बिलोंग करता है, हरियाणा से बिलोंग करता है, बंगाल से बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है। तो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यही है कि हर किसी की लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है। कोई मराठी बोलता है, कोई बिहारी बोलता है, कोई बंगाली, कोई पंजाबी, ठीक है। तो अपनी अपनी भाषा होती है सबकी, तो इसलिए यही था हमारा वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा कोड मिक्सिंग एंड स्विचिंग। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कोड मिक्सिंग क्या होता है और स्विचिंग क्या होता है। कोड मिक्सिंग, इट इज़ व्हेन समवन यूजेस वन वर्ड और फ्रेजेस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। इसका मतलब है कि कोई इंसान अपने भाषा में बात कर रहा है लेकिन उसने एक वर्ड को किसी और भाषा में इस्तेमाल कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखो, तुम मेरा वेट करो, तो पूरा जो है ये पूरा हिंदी का सेंटेंस है, तुम मेरा वेट करो, लेकिन इस पूरे सेंटेंस में उसने एक वर्ड जो है वो इंग्लिश का यूज़ कर लिया। वेट जो है वो इंग्लिश का वर्ड है और बाकी सारा हिंदी है, ठीक है। तो ये हो गया कोड मिक्सिंग। अब कोड स्विचिंग क्या है। व्हेन लैंग्वेज इज़ अरेंज्ड स्ट्रक्चरली एंड ग्रामेटिकली इन अदर लैंग्वेज। इसका मतलब है कि कोड स्विचिंग में एक लैंग्वेज में बात करते करते उसने पूरी जो दूसरी लैंग्वेज में इंटरप्ट कर दिया, यानी मैं उसका इंतज़ार करती बट आई डोंट हैव दैट मच टाइम। यहाँ पे पहले हिंदी में सेंटेंस बोला, उसके बाद एकदम से उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, तो ये क्या हो गया, कोड स्विचिंग। और यहाँ पे क्या था, कोड मिक्सिंग, ठीक है। तो कोड मिक्सिंग में सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन अगर उसमें हम एक वर्ड को चेंज कर देंगे, वो जो वर्ड की लैंग्वेज होगी चेंज कर देंगे, तो वो हो जाएगा कोड मिक्सिंग। और यहाँ पे एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस हमने किसी और लैंग्वेज में कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, कोड स्विचिंग। तो इजी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो कोड मिक्सिंग में क्या कर दिया हमने, किसी भी एक सेंटेंस में इंग्लिश के वर्ड को या फिर किसी भी लैंग्वेज के वर्ड को हमने उसमें ऐड कर दिया। और स्विच का मतलब है कि पूरा जो एक सेंटेंस था हमने हिंदी में बोला, दूसरा वाला सेंटेंस था इंग्लिश में बोला, तो मतलब चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग आर वेल नोन ट्रेट्स इन द स्पीच पैटर्न ऑफ द एवरेज bilingual in any human society the world over, where both of them are the most obvious and widespread which used at different languages। अब देखो, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग ये हर जगह यूज़ होता है पूरी दुनिया में। अब हम अपने आप को ही ले लेते हैं, हम हिंदी में बोलते बोलते इंग्लिश बोल देते हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो हमें आ जाती हैं, जो मुंह पे ज़ुबान पे आ जाती है तो हम एकदम से बोल देते हैं, तो हम उसी को कह देते हैं कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसलिट्रेशन। अब ये ट्रांसलिट्रेशन है क्या, तो इसमें हम शॉर्ट में कहें तो जो भी हम स्क्रिप्ट होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो उसमें हम इतना ध्यान रखेंगे कि जो भी हम लेटर्स ले रहे हैं, जो भी कैरेक्टर्स ले रहे हैं चेंज करने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए, उन सबको हम ध्यान में रखेंगे कि ट्रांसलेट होने के बाद वो इक्वालेंट रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ट्रांसलिट्रेशन इन्वॉल्व्स चेंजिंग द स्क्रिप्ट यूज्ड टू राइट वर्ड्स इन वन लैंग्वेज टू द स्क्रिप्ट ऑफ अनदर, taking the letters or characters from a word and changing them into the equivalent characters in another language। कि जो भी हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो भी लेटर्स ले रहे हैं, कैरेक्टर्स ले रहे हैं, वर्ड्स ले रहे हैं लिखने के लिए, उन सबको हमें इक्वालेंट ही रखना है। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस इज़ कॉन्सर्न विद द स्पेलिंग एंड नॉट द साउंड। ये जो प्रोसेस है इसमें हम स्पेलिंग का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग के थ्रू मैच करेंगे कि वो इक्वालेंट है या नहीं है। इसमें प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा मैटर नहीं करती, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ वन लैंग्वेज बाय द अल्फ़ाबेट ऑफ अनदर कीपिंग देयर प्रोनाउंसिएशन इंटैक्ट। अब ये क्या प्रोसेस है, इसमें ये वर्ड्स का रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी फ्रेजेस हमने यूज़ करी है इसको ट्रांसलेट करने के लिए, जो भी अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया है उन सबको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसमें प्रोनाउंसिएशन भी इंटैक्ट रहेगी, यानी जुड़ा रहेगा, इसमें प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा बहुत मैटर करता है, लेकिन जो भी हम इक्वालेंट करेंगे, इक्वालेंट बनाने के लिए हमें वर्ड्स, फ्रेजेस, लेटर्स को ध्यान में रखना है, राइट। Okay, so this is the last topic of this unit, that is simultaneous and consecutive interpreting। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका नाम ऐसा है।
चलिए इनके नाम का मतलब समझते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस, इसका मतलब होता है साथ साथ, यानी एक के साथ मतलब दो काम साथ में होना, ठीक है। और कंसेक्यूटिव का मतलब होता है रिपीटेडली होते रहना, कॉन्टीन्यूअसली। और इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है जब कोई इंसान दो लैंग्वेज बोलता है और वही ट्रांसलेट भी करता है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। साइमल्टेनियस इंटरप्रेटिंग इज़ अ मोड ऑफ इंटरप्रेटिंग in which the speaker makes a speech and the interpreter reformulates the speech into a language and his audience understands at the same time। अब इसमें क्या होता है साइमल्टेनियस में, कि जो भी साइमल्टेनियस इंटरप्रेटिंग है ये एक ऐसा मोड है जिसमें कि जो स्पीकर है वो बोलता भी है और इंटरप्रेटर उसी वक्त उसको रिफॉर्मुलेट करके उसको लैंग्वेज में चेंज करके ऑडियंस को उसी वक्त सुना देता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर है वो बोल रहा है अपनी लैंग्वेज में, जो इंटरप्रेटेड है उसने उसको जल्दी से कन्वर्ट किया और उसी वक्त ऑडियंस को सुना दिया, यानी सब कुछ उसी वक्त हो गया साइमल्टेनियस में। इसका मतलब ये है साथ साथ। तो साइमल्टेनियस में क्या हुआ कि बोला भी स्पीकर ने तुरंत, इंटरप्रेटर ने चेंज भी कर दिया और उसी वक्त ऑडियंस को सुना भी दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंसेक्यूटिव इंटरप्रेटर। अब ये क्या है, कंसेक्यूटिव इंटरप्रेटर्स लिसन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। पहले तो ये अच्छे से सुनते हैं कि स्पीकर जो है वो क्या कह रहा है, एंड कन्वे द मैसेज इनटू अनदर लैंग्वेज, और फिर उसके बाद वो चेंज करते हैं उसको दूसरी लैंग्वेज में। आफ्टर द स्पीकर हैज़ पॉज्ड, जब स्पीकर जो है जो बोलता है वो रुक जाता है, उसके बाद वो उसको चेंज करते हैं, मतलब अच्छे से पहले सुन लेते हैं कि क्या कहा, उसके बाद वो चेंज करते हैं उसको दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियस में क्या था कि जो इंटरप्रेटर है वो सुन रहा था स्पीकर की बात साथ साथ, और फिर साथ साथ ही लैंग्वेज चेंज कर रहा था, और फिर चेंज करने के बाद ऑडियंस को उसी वक्त सुना रहा था। तो यही डिफरेंस है साइमल्टेनियस में और कंसेक्यूटिव में, कि साइमल्टेनियस में सब कुछ साथ साथ होता है, स्पीकर बोलता भी है और जो इंटरप्रेटर है वो लैंग्वेज को चेंज भी करता है और उसी वक्त वो ऑडियंस को सब कुछ दिखा भी देता है, सुना भी देता है। और कंसेक्यूटिव में क्या होता है, पहले जो स्पीकर है वो बोलता है और इंटरप्रेटर बाद में उसको चेंज करता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन ग्लोबल मार्केट्स, हेल्पिंग बिजनेस टू कम्युनिकेट, एक्सपैंड एंड ट्रेड ओवरसीज। इंटरप्रेटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? ग्लोबल मार्केट में किन किन चीज़ों में? ग्लोबल मार्केट में, हेल्पिंग में, बिजनेस टू कम्युनिकेट, क्योंकि इनके थ्रू ही जो हमारा ट्रांसलेशन है वो कम्युनिकेट जो है वो सक्सेसफुल होता है, ठीक है। क्योंकि यही लोग जो इंटरप्रेटर्स होते हैं वही हमारे बातों को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, और फिर दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इसकी वजह से हम दूसरों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर पाते हैं, राइट। सो देयर आर टू प्राइमरी मेथड्स टू इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट वन इज साइमल्टेनियस एंड द सेकेंड इज कंसेक्यूटिव इंटरप्रिटेशन। तो क्या डिफरेंस है दोनों में आप लोग अच्छे से जान चुके हैं, और यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये जो यूनिट है वो ख़त्म हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हों। तो अच्छा लगा अगर ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। सो कीप लर्निंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।